Subscribe our channel for more videos and press the bell icon for getting the latest updates. आज की स्टार्टिंग एंड आई एम स्टार्टिंग विथ TDS, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। TDS आप लोग एक बार सेंटर मैनेजर या कोऑर्डिनेटर को बोलो दिल्ली से डॉकेट नंबर लेके ट्रैक करेगा कोगिल को स्टेटस को। TDS टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, एक टॉपिक होता है TDS टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स और एक टॉपिक होता है TCS टैक्स कलेक्शन एट सोर्स। TDS और TCS टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स और टैक्स कलेक्शन एट सोर्स। TCS ओल्ड सिलेबस में नहीं है, लेकिन उसका इंट्रो स्टिल आपको क्लास में भी कराया था और बुक में भी लिखा हुआ है। बिकॉज पहले क्वेश्चन आया हुआ है 4 नंबर का, डिफरेंस एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन TDS एंड TCS। TCS प्रॉपरली नए सिलेबस में कवर किया है, मतलब नए सिलेबस में 1-2 टॉपिक्स एक्स्ट्रा है, तो TCS डिटेल में अच्छे तरीके से इंटरमीडिएट सिलेबस में कवर है। आप लोग ओल्ड सिलेबस में हो तो आपके लिए TCS डिटेल में नहीं है, और वैसे तो बोलूँ आपके सिलेबस में नहीं, बट एक बार क्वेश्चन आया हुआ है एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन TDS एंड TCS। तो TCS मैंने क्लास में कराया हुआ है, उसको मैं भी टेकअप नहीं कर रहा। जिसको भी डाउट्स हो आप सेपरेटली ले सकते हो। TCS के बारे में आपकी बुक में पेज नंबर 11.13 पे लिखा हुआ है। आपकी जो बुक है उसके पेज नंबर 11.13 पे TCS के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन लिखी गई है, जनरल चीज लिखी गई है, और साथ के साथ एक क्वेश्चन भी है, एंड दैट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 49 ऑफ चैप्टर 11। वहां पे डिफरेंस भी है बिटवीन TDS वर्सेस TCS, डिफरेंस भी है, TDS और TCS का डिफरेंस भी है। तो ये वाला पोर्शन आप खुद करेंगे, जिन्होंने नहीं किया हुआ वो खुद करेंगे। मैंने मेन क्लास में कराया हुआ है कि TCS क्या होता है, टैक्स कलेक्शन एट सोर्स। कोई भी डाउट हो क्लास के एंड में आप पूछ लीजिएगा। TDS में मेरे पास कुछ खास अमेंडमेंट्स नहीं है। आपको पता है TDS के एग्जाम में वेटेज 4 नंबर के आसपास रहती है। सबसे पहली चीज, एक मेरे पास सेक्शन है सेक्शन 194J, एक मेरे पास सेक्शन है सेक्शन 194J। इसमें 5 तरह की पेमेंट्स कवर होती हैं। कौन कौन सी पेमेंट कवर होती है? फी फॉर प्रोफेशनल सर्विसेज, फी फॉर टेक्निकल सर्विसेज, रॉयल्टी, नॉन कॉम्पीट फी एंड रेम्यूनरेशन टू नॉन एम्प्लॉय डायरेक्टर्स। बिकॉज अगर डायरेक्टर एम्प्लॉय की कैपेसिटी में है तो सेक्शन 194J नहीं लगेगा, सेक्शन 192 लग जाएगा। 5 तरह की पेमेंट कवर है। वंस अगेन, फी फॉर प्रोफेशनल सर्विसेज, फी फॉर टेक्निकल सर्विसेज, रॉयल्टी, नॉन कॉम्पीट फी एंड रेम्यूनरेशन टू नॉन एम्प्लॉय डायरेक्टर्स। 5 तरह की पेमेंट कवर है। इसमें आपने पढ़ा हुआ है दैट रेट ऑफ TDS इज 10%। जो TDS की रेट है दैट रेट इज 10%। अभी भी सेक्शन में रेट 10% है, खाली एक एक्सेप्शन कार्व आउट किया गया है। अगर आपने कॉल सेंटर से सर्विसेज रिसीव करी है और कॉल सेंटर्स को आप पेमेंट करते हो तो द रेट ऑफ TDS इज 2%। नया लॉ इंट्रोड्यूस हुआ है। आई डोंट थिंक एग्जाम के लिए कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बट सिंपल सी बात है, यहाँ पे रेट कम किया गया। कॉल सेंटर्स दे प्रोवाइड यू प्रोफेशनल सर्विसेज, दे माइट प्रोवाइड यू टेक्निकल सर्विसेज। वो जो आपसे पेमेंट उठाएंगे उस पे रेट ऑफ TDS इज 2% कम किया गया है, ताकि कॉल सेंटर्स को इतना ज्यादा TDS का बर्डन बियर ना करना पड़े। अब ये कॉल सेंटर्स कैसे होता है, कई बार आपने देखा भी होगा, आप कस्टमर केयर पे कॉल करते हो तो बहुत सारी कंपनीज अपने कस्टमर केयर डिपार्टमेंट को, कॉल सेंटर्स को आउटसोर्स करके रखती हैं। आपको लगता है आप कॉल मिला रहे हो कंपनी को, वो कॉल लगता ही कंपनी का, बाद में बट वो डायरेक्ट हो जाता है किसके पास? जो कॉल सेंटर्स होते हैं उनके पास, और वो आपकी ग्रीवियंसेस सुनते हैं, आपको सॉल्यूशंस देते हैं। तो अगर एक कंपनी ने या कोई भी ऐसा इंडिविजुअल HUO जिसे पिछले साल के लिए ऑडिट कराना है, वो पेमेंट करते हैं कॉल सेंटर्स को और कॉल सेंटर्स उन्हें सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, तो इस पे रेट ऑफ TDS 10% नहीं लगेगा, इस पे रेट ऑफ TDS 2% लगेगा। ये वाली चीज आपको आपकी बुक में भी मिल जाएगी। कहां पे मिलेगी? जहां पे सेक्शन 194J है, पेज नंबर 11.9। और जिन भी सेंटर्स की बुक अभी तक रिसीव नहीं हुई है, अपने कोऑर्डिनेटर्स या मैनेजर को बोलो कि ऑफिस में कॉल करके डॉकेट नंबर लेंगे और उसका स्टेटस देखेंगे। सबकी बुक्स यहां से डिस्पैच हो चुकी हैं हेड ऑफिस से। पेज नंबर 11.9।
सेक्शन 194J, ये TDS on fee for professional services, technical services, etc. And TDS rate, कि TDS की रेट मेरे पास क्या रहेगी? TDS is required to be deducted at 10%, TDS at 2% for payments made to call centers. Call centers को पेमेंट करोगे तो रेट ऑफ TDS 2% है. तो जिस तरह से आप लास्ट क्लास में शीट बना रहे थे चेंजेस की, वैसे दोबारा बनाओगे, उस पर नया चैप्टर का नाम लिखोगे और चेंजेस लिखना चालू करोगे. चैप्टर 11, आपकी बुक का चैप्टर 11 एंड TDS. Change 1. Rate under section 194J. Old law versus new law. Old law versus new law. Rate of 10% in all cases. New law, general case, rate of 10%. इसके बाद next, where payment is made to, where payment is made to call centers, rate of 2%. पुराने लॉ में हर सिचुएशन में आपकी जो रेट है, फुल कर दो स्क्रीन, पुराने लॉ में आपकी जो रेट है वो हर सिचुएशन में 10% होती थी. अब आज की डेट में रेट है 10% मैक्सिमम सिचुएशन में, और कॉल सेंटर्स को पेमेंट होगी तो वहां पे आपके पास जो TDS की रेट है, दैट रेट इज 2%. रेट ऑफ 10% जनरल केस एंड रेट ऑफ 2% वेयर पेमेंट इज मेड टू कॉल सेंटर्स. Change number 2. Insertion of new section 194IB to expand the scope of, to extend the scope of TDS on rent payments. Insertion of new section 194IB to expand the scope of TDS on rent payments. वापस लाना फ्रेम में प्लीज. अब आप लिखोगे नहीं, अब आप सुनोगे सारी चीज. आप लोगों ने TDS के लॉ में बहुत जगह ये पढ़ा हुआ है कि कुछ ऐसे सेक्शंस हैं जहां पे इंडिविजुअल और HUF को TDS तभी काटना होता है इफ ऑडिट इज रिक्वायर्ड फॉर द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर. मेरे पास टोटल 5 सेक्शन है. कौन सा है? एक तो है 194J, एक है 194C, एक है 194H, एक है 194A और एक है 194I. कौन कौन सी पेमेंट है? 194A में आता है इंटरेस्ट अदर देन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज. इसके बाद 194C में आता है कॉन्ट्रैक्ट पेमेंट्स. इसके बाद 194H में आता है कमीशन या ब्रोकरेज. 194I में आता है रेंट पेमेंट और 194J में आता है प्रोफेशनल सर्विसेज की जो फीस है एक्सेट्रा. ये ऑडिट वाले पॉइंट को डालने का रीजन क्या होता है? जब भी आप पे TDS का लॉ लगाया जाता है तो आपके लिए प्रोसीजरल कंप्लायंसेस बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाते हैं. एज अ डिडक्टर आपको पहले टैन के लिए अप्लाई करना पड़ता है,
फिर आपको टीडीएस का लॉ फॉलो करने के बाद रेगुलर बेसिस पे टीडीएस काटना पड़ता है। टीडीएस काटने के बाद आपको उस टीडीएस को गवर्नमेंट को जमा कराना पड़ता है। साथ के साथ आपको टीडीएस रिटर्न सबमिट करनी पड़ती है और डिडक्टी को आपको टीडीएस सर्टिफिकेट इश्यू करना पड़ता है। आई होप याद हो जो आपको टीडीएस के प्रोसीजर्स क्लास में समझाए हुए हैं कि टीडीएस काटने के बाद सबसे पहले क्या करना है, गवर्नमेंट को इसे मंथली बेसिस पे जमा करना है। इसके बाद जो आपने टीडीएस काटा हुआ है और गवर्नमेंट को जमा किया हुआ है, इसकी इंफॉर्मेशन गवर्नमेंट को देंगे बाय वे ऑफ अ टीडीएस रिटर्न। और वो टीडीएस रिटर्न कैसे जाती है, क्वार्टरली बेसिस पे जाती है। उसके बाद आप डिडक्टी को क्या इश्यू करेंगे, टीडीएस सर्टिफिकेट इश्यू करेंगे। तो हम लोग ये कहते हैं कि कुछ ऐसे सेक्शंस हैं जहां पे इंडिविजुअल और एचयूएफ पे, आप कुछ नहीं लिख रहे सामने देखेंगे, जहां पे इंडिविजुअल और एचयूएफ पे टीडीएस काटने का बर्डन तभी डाला जाएगा इफ ऑडिट इज रिक्वायर्ड फॉर द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। एंड व्हाई डू आई हैव टू मेंशन प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, बिकॉज इस साल के दौरान जब मैं पेमेंट करता हूं तो मुझे पता होना चाहिए इस पेमेंट पे टीडीएस कटेगा या नहीं कटेगा। और साल के बीच में आपको करंट ईयर का रेवेन्यू तो पता ही नहीं होगा, करंट ईयर का टर्नओवर तो पता ही नहीं होगा। इस साल आपके पास कंफर्मिटी से कौन से साल का टर्नओवर अवेलेबल होगा, पिछले साल का। इन दिस करंट ईयर आपके पास पिछले फाइनेंशियल ईयर का कंप्लीट टर्नओवर अवेलेबल होगा। तो अगर आपका पिछले फाइनेंशियल ईयर का टर्नओवर जो है वो 1 करोड़ से ज्यादा है, क्योंकि नॉर्मल लिमिट ऑडिट कराने की क्या है, 1 करोड़, बिजनेस का टर्नओवर 1 करोड़ की जो लिमिट है। अगर आपका बिजनेस का टर्नओवर 1 करोड़ से ज्यादा है, आपको ऑडिट कराना है। तो मैं ये देखता हूं कि अगर मेरा पिछले साल का बिजनेस का टर्नओवर 1 करोड़ से ज्यादा है और आप इंडिविजुअल और एचयूएफ हो, तो आपको 5 सेक्शंस में टीडीएस काटना है। अगर पिछले साल आपको ऑडिट नहीं कराना तो आपको इन 5 सेक्शंस में टीडीएस नहीं काटना, अगर आपका स्टेटस क्या है, इंडिविजुअल या फिर एचयूएफ। अब देखो होता क्या है, अगर आप इंडिविजुअल और एचयूएफ हो और आपको पिछले साल ऑडिट नहीं कराना, तो इस साल आपने कितना भी रेंट पे किया हो, चाहे अमाउंट ऑफ रेंट कितना भी हो, आपको उस पर टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है। बिकॉज टीडीएस काटने का लॉ कौन से सेक्शन में लिखा हुआ है, 194I। और 194I पहले ही बोलता है दैट इंडिविजुअल एंड एचयूएफ विल बी रिक्वायर्ड टू डिडक्ट टीडीएस ओनली इफ ऑडिट इज रिक्वायर्ड फॉर द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। अब होता क्या है, कई बार कुछ लोग जॉब बेसिस पे काम करते हैं। आपको पता है जो जॉब बेसिस पे काम करते हैं उनकी इनकम कौन से हेड में आती है, पीजीबीपी में आती है, सैलरी बेसिस, सैलरी हेड में आती है, सैलरी। उनको तो ऑडिट कराना ही नहीं होता। कई बार ऐसे इंडिविजुअल एचयूएफ होते हैं जिन्हें ऑडिट नहीं कराना, बट दे पे अ गुड अमाउंट ऑफ रेंट, वो अच्छा खासा रेंट पे करते हैं। गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने एक नया सेक्शन इंट्रोड्यूस किया और इसमें 194IB को कवर किया। अभी आईबी क्या है क्या नहीं है आप लोग, मैंने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है, बट एक जनरल सी बात करते हैं। अगर एक असेसी इंडिविजुअल एचयूएफ नहीं है और वो रेंट पे करता है, क्या उस पे सेक्शन 194I अट्रैक्ट होता है या नहीं होता है? दोबारा सुनना, जो असेसी है, जो पैसा पे कर रहा है, वो इंडिविजुअल एचयूएफ नहीं है और वो रेंट पे करता है, और मानो जो रेंट है वो थ्रेशोल्ड लिमिट से ज्यादा है, तो क्या आप पे सेक्शन 194I अट्रैक्ट हो जाएगा, यस और नो? यस, बिकॉज सेक्शन 194I में जो टर्नओवर चेक करना होता है वो किसका चेक करना होता है, सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल एचयूएफ। बाकी सारे लोगों का तो टर्नओवर हमें चेक करना ही नहीं होता। और इंडिविजुअल एचयूएफ भी सेक्शन 194I के स्कोप में आ जाते हैं इफ ऑडिट इज रिक्वायर्ड फॉर द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। सेक्शन 194I TDS on rent, individuals and HUF if tax audit is required for the preceding financial year, any other person irrespective of the fact whether audit is required for the preceding financial year or not. तो एक बार बताओ, इस सेक्शन के स्कोप में कौन कवर नहीं है? आपके सामने लिखा हुआ है पेमेंट बाय, इस सेक्शन के स्कोप में कौन कवर्ड नहीं है, बता दो। इंडिविजुअल और एचयूएफ जिन्हें पिछले साल ऑडिट नहीं कराना, यस, इस सेक्शन में कौन कवर नहीं है? इंडिविजुअल और एचयूएफ जिन्हें पिछले साल ऑडिट नहीं कराना। अब अगर वो एक अच्छा खासा रेंट पे करते हैं तो आपके लिए एक नया सेक्शन इंट्रोड्यूस किया गया है, आपको 194IB में टीडीएस काटना पड़ेगा। एक और चीज, अगर आपको पिछले साल ऑडिट नहीं कराना तो शायद मैं एक कंक्लूजन डिराइव कर सकता हूं कि आपका जो स्केल ऑफ ऑपरेशन है वो स्केल ऑफ ऑपरेशन ज्यादा बड़ा नहीं है। बिकॉज अगर आपके बिजनेस का स्केल ऑफ ऑपरेशन ज्यादा अच्छा होता तो आपको पिछले साल के लिए क्या कराना पड़ता? ऑडिट कराना पड़ता। तो कहीं ना कहीं अगर मैं आप पे टीडीएस का लॉ लगाऊंगा तो वो भी एक परफेक्टली
जितना होता है कि मंथली बेसिस पे टीडीएस काटो फिर जमा कराओ, एक और आपने सुना होता है कि जो भी डिडक्टर होता है जो टीडीएस काटता है उसे एक नंबर के लिए रजिस्टर कराना पड़ता है, एंड दैट नंबर इज कॉल्ड एज टैन, टैक्स डिडक्शन अकाउंट नंबर। जो भी टीडीएस काटता है डिडक्टर को एक नंबर लेना होता है, एंड दैट नंबर इज कॉल्ड एज टैन, टैक्स डिडक्शन अकाउंट नंबर। तो मेरे को यहाँ पे कुछ कुछ चीजों पे रिलैक्सेशन भी देना पड़ेगा, बिकॉज पर्सन जो है उसका स्केल ऑफ ऑपरेशन बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है। इन सारे डिस्कशन को माइंड में रखो, और पेज नंबर 11.8 के साथ सेक्शन 194 IB प्री प्रिंटेड है, 7 वाले पेज पे, ब्लैंक नहीं है वहां पे, ऑलरेडी 7 वाले पेज पे प्री प्रिंटेड है, सेक्शन 194 IB। क्वेश्चन नहीं देखोगे, खाली लॉ पढ़ो, एक बार फुल कर दो स्क्रीन, लॉ पढ़ो। आई होप कुछ कुछ चीजें आई होंगी आपको समझ। सेक्शन 194 आई इंडिविजुअल और एचयूएफ पे कब लगता है? जब इंडिविजुअल और एचयूएफ को पिछले साल के लिए क्या कराना है? ऑडिट। Section 194I requires individual HUF to deduct TDS on rent only if such individuals or HUF are required to get their books of accounts audited for the preceding financial year. अगर पिछले फाइनेंशियल ईयर के लिए आपको ऑडिट नहीं कराना है, अगर प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर के लिए आपको ऑडिट नहीं कराना है, तो फिर आपको टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है रेंट पे, चाहे रेंट कितना भी हो। In case where individuals HUF are not required to get their books of accounts audited for the preceding financial year, TDS is not deductible under section 194I irrespective of the amount of rent paid or payable. अब उन इंडिविजुअल और एचयूएफ पे टीडीएस का बर्डन डाला जाएगा जिन्हें पिछले साल ऑडिट नहीं कराना, और इसके लिए नया सेक्शन बनाना पड़ा 194 IB। किस पे लगेगा? पेमेंट कौन करेगा? पेमेंट बाय इंडिविजुअल एंड एचयूएफ हु आर नॉट रिक्वायर्ड टू गेट देयर बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑडिटेड फॉर द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। अब एक चीज है, इंडिविजुअल एचयूएफ का जो बिजनेस का ऑपरेशन है वो बहुत ज्यादा नहीं है, तभी तो पिछले साल ऑडिट नहीं करवा रहे और तभी ये वाला सेक्शन आप पे लग रहा है। तो आप लोग बहुत ज्यादा हार्श नहीं बना सकते, बिकॉज अगर आपने कंप्लायंसेस बहुत ज्यादा यहाँ पे रख दिए तो पर्सन कहेगा बिजनेस का स्केल ऑफ ऑपरेशन तो कुछ खास है नहीं और ये टीडीएस के कंप्लायंसेस से फुलफिल करते हो। इसीलिए गवर्नमेंट ने थोड़ा सा रिलैक्सेशन भी दिया है। क्या रिलैक्सेशन दिया है? अच्छा खासा आपको थ्रेशोल्ड दिया है। कितना थ्रेशोल्ड दिया है? 50,000 पर मंथ। अगर आपका रेंट पेड या पेबल 50,000 पर मंथ या इससे कम में, आप पे वाला सेक्शन अट्रैक्ट नहीं होगा। अगर आपका जो रेंट पेड या पेबल है वो 50,000 पर मंथ से ज्यादा है तो आप पे वाला सेक्शन अट्रैक्ट होगा। और आप पे टीडीएस की रेट कितनी रहेगी? आप पे टीडीएस की रेट है 5%। एक और चीज, आइडियली आपको टीडीएस हर पेमेंट पे काटना होता है। रेंट जो होता है वो जनरली जाता है मंथली बेसिस पे, मंथली बेसिस के रेंट पे आपको हर बार टीडीएस काटना होता है। लेकिन यहाँ पे कंसिडरिंग द फैक्ट कि इंडिविजुअल और एचयूएफ को पिछले साल ऑडिट नहीं कराना, गवर्नमेंट ने आपको एक रिलैक्सेशन दी है। क्या रिलैक्सेशन दी है? कि आपको टीडीएस मंथ ऑन मंथ बेसिस पे नहीं काटना, आपको टीडीएस साल में एक बार काटना है। टीडीएस इज रिक्वायर्ड टू बी डिडक्टेड ओनली वंस इन द एंटायर प्रीवियस ईयर। एक और चीज, अब वो टीडीएस कब काटेंगे इसके लिए आपको यहां पे चीज लिखी गई है। लॉ में लिखा हुआ है कि अगर आपने साल के एंड तक प्रॉपर्टी को ऑक्यूपाई किया है, मतलब मार्च तक आपने प्रॉपर्टी को ऑक्यूपाई किया है, तो जब मार्च का रेंट क्रेडिट होगा या मार्च का रेंट पे होगा, विच एवर इज अर्लियर, उस टाइम पे आप टीडीएस काटेंगे। आपको ये वाली चीज पता है, एट द टाइम ऑफ क्रेडिट और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। अगर मैं खर्चे को बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉग्नाइज करूं, इट इज कॉल्ड एज एट द टाइम ऑफ क्रेडिट, और जब मैं एक्चुअली में किसी और को पे करूं, इट इज कॉल्ड एज एट द टाइम ऑफ पेमेंट। आपको पता है टीडीएस के कुछ सेक्शन में लिखा होता है एट द टाइम ऑफ क्रेडिट और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर, और कुछ सेक्शन में लिखा होता है एट द टाइम ऑफ पेमेंट। याद हमने किए हुए उन सब चीजों को पहले। तो यहां पे ये लिखा है कि अगर आपने साल के एंड तक प्रॉपर्टी को ऑक्यूपाई किया हुआ है रेंट पे, तो आप टीडीएस कब काटेंगे? जब आप लैंडलॉर्ड को पेमेंट करेंगे आखिरी महीने की रेंट की, या उसको बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉग्नाइज करेंगे विच एवर इज अर्लियर। लेकिन मानो अगर आप जनवरी में ही अपनी प्रॉपर्टी को छोड़ के जा रहे हो, आपने साल के एंड तक प्रॉपर्टी को ऑक्यूपाई नहीं किया, जनवरी में आप इस प्रॉपर्टी को छोड़ रहे हो, तो आपको टीडीएस जो काटना पड़ेगा वो कब काटना पड़ेगा? जब आप जनवरी के महीने का क्या पे करते हो? रेंट पे करते हो।
अगर आप प्रॉपर्टी को छोड़ते नहीं हो, ईयर एंड तक ऑक्यूपाई करके रखते हो, तो जब लास्ट महीने का रेंट जाएगा उस टाइम पे टीडीएस काटना है। लेकिन अगर आपने साल के बीच में प्रॉपर्टी छोड़ दी है, तो वो आखिरी महीना जिस दौरान आपने प्रॉपर्टी को रेंट पे लिया हुआ था, उसका रेंट जब आप पे करोगे, आपको तब टीडीएस काटना है। हर महीने नहीं काटना है, साल में एक बार काटना है। एक और चीज, जैसे कि मैंने कहा, आपके ऊपर कंप्लायंस का बर्डन कम रखा जाएगा, इसीलिए जो डिडक्टर है, जो टेनेंट है जिससे पिछले साल ऑडिट नहीं कराना, वो अगर रेंट पे करता है और उस पर टीडीएस काटता है, उसे टैन लेने की जरूरत नहीं है। ही इज नॉट रिक्वायर्ड to obtain TAN. It has been further provided that the deductor shall not be required to obtain tax deduction account number as per section 203A. ठीक है, ये जिसके पास भी 5th एडिशन है, उसमें मैंने वाला क्वेश्चन बाद में अलग से क्लास में कराया था, 6th एडिशन में मैंने इनकॉर्पोरेट कर दिया है। जिसके पास नहीं है कोई दिक्कत नहीं, मैं ब्रेक में लगा दूंगा, आप इसे कॉपी कर लीजिएगा। अब एक बार इसको डिस्कस कर लेते हैं। मिस्टर एक्स, a salaried individual, pays rent of rupees 55,000 per month to Mr. Y from June 17. आपने जून 2017 से 55,000 का रेंट पे करना चालू किया है। मिस्टर एक्स, अ सैलरीड इंडिविजुअल, मुझे कैसे पता चलेगा कि 194I लगेगा या 194IB लगेगा? अगर इंडिविजुअल एचयूएफ को पिछले साल ऑडिट कराना है तो आप कौन सा सेक्शन देखेंगे? 194I। और उसे ऑडिट नहीं कराना तो आप कौन सा सेक्शन देखेंगे? IB। अब सैलरीड इंडिविजुअल है, सैलरीड इंडिविजुअल को कभी ऑडिट तो कराना होता ही है, बिकॉज वो बिजनेस तो करता ही नहीं है। इसीलिए मेरे को पता चला यहाँ पे सैलरीड इंडिविजुअल तो 194IB लग सकता है। एग्जाम में कोई लिखा हुआ नहीं आएगा कि 194IB है, एग्जाम में आपको खुद आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि कौन सा सेक्शन एप्लीकेबल है। आपने 55,000 का रेंट पे किया है, अगर आपका रेंट यहाँ पे 50,000 या उससे कम होता तो 194IB भी नहीं लगता। 194IB लगने के लिए फिर दो कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। एक तो इंडिविजुअल एचयूएफ को पिछले साल ऑडिट नहीं कराना, और आपका जो रेंट है वो पर मंथ कितना होना चाहिए? 50,000 से ज्यादा। आपने क्या किया है? इज ही रिक्वायर्ड टू डिडक्ट टैक्स एट सोर्स? आंसर इज यस। इफ सो, व्हेन इज ही रिक्वायर्ड टू डिडक्ट टैक्स? ऑल्सो कंप्यूट द अमाउंट ऑफ टीडीएस। क्वेश्चन में आपको अगर सिर्फ इतना रिक्वायरमेंट दिया हो और कुछ भी ना दिया हो, तो आप तो यही मानोगे कि टेनेंट ने प्रॉपर्टी को अभी तक नहीं छोड़ा, आपने अभी तक उसने खाली नहीं करी है, टेनेंट अभी भी प्रॉपर्टी को एक्वायर, उसने ऑक्यूपाई किया हुआ है। अब सीधी सी बात है, जब आप आखिरी महीने का रेंट पे करोगे, उस टाइम पे एट द टाइम ऑफ क्रेडिट और पेमेंट ऑफ लास्ट मंथ्स रेंट, आप उस टाइम पे टीडीएस काटोगे। कितना टीडीएस काटोगे? 55,000 इंटू 10 मंथ्स। 10 मंथ्स क्यों बोल रहा हूं? बिकॉज आप इस प्रॉपर्टी में आए कब से हो? जून से। तो जून टू मार्च टोटल कितने मंथ्स होते हैं? 10 मंथ्स। इंटू कितना परसेंटेज? 5%। 55 इंटू 10 मंथ्स इंटू 5%। ये टीडीएस आप कब काटोगे? जब आप आखिरी महीने के रेंट को क्रेडिट करोगे या पे करोगे, विच एवर इज अर्लियर। क्वेश्चन में आपसे पूछा, what would be your answer if Mr. X vacated the premises on 31st December 2017? उसने मार्च तक आप प्रॉपर्टी को एक्वायर नहीं किया, उसने 31st दिसंबर को छोड़ दिया। मतलब अगर प्रॉपर्टी को बीच में छोड़ दिया जाए तो उस केस में टीडीएस कब काटते हैं? जब आखिरी महीने का रेंट क्रेडिट होता है या पे होता है, विच एवर इज अर्लियर। और उस टाइम पे मैं 55 इंटू 10 नहीं कर सकता, मेरे को 55 इंटू 7 करना पड़ेगा। 55 इंटू 7 करना पड़ेगा, बिकॉज आपने जो प्रॉपर्टी एक्वायर, आपने ऑक्यूपाई की थी, वो करी थी जून से लेके जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर, 7 मंथ्स। आपने जो ये लिखा था उसके आगे आप लिखना चालू करो। चेंज नंबर 2। अभी ये सेक्शन खत्म नहीं हुआ है, इस पे भी मैं वापस आऊंगा, बट पहले इसके सेक्शन से रिलेटेड मैं कुछ आपको चीजें लिखवा दूं। हेडिंग आप लोगों ने लिख ली है, उसी के आगे आप कंटिन्यू करेंगे। चेंज टू न्यू सेक्शन, न्यू सेक्शन 194IB फॉर डिटेल्ड लॉ। For detailed law, please refer page 11.8 of Income Tax Volume 1. For detailed law, please refer page 11.8 of Income Tax Volume 1.
person paying rent. Full कर देना screen please. Any person other than individual or HUF. Any person other than individual or HUF individual or HUF whose books of accounts are required to be audited under section 44AB for the preceding financial year. यहाँ पे इंडिविजुअल ऑब्लिक HUF whose books of accounts are not required to be audited for the preceding financial year. Are not required to be audited for the preceding financial year. Individual or HUF whose books of accounts are not required to be audited for the preceding financial year. एक बार मेरे को वापस लेके आएंगे फ्रेम में. आप एक बार लिखना बंद कर रहे हो, आराम से लिखते रहना. सबसे एक्सट्रीम लेफ्ट हैंड साइड पे कौन सा सेक्शन लगेगा, 194I या 194IB? चाहे ऑडिट कराना है या नहीं कराना, ऑडिट कराने वाला पॉइंट चेक करना है या नहीं करना. ऑडिट वाला पॉइंट चेक होता है ओनली फॉर इंडिविजुअल एंड HUF. और 194I भी ऐसा नहीं है कि हर केस में ब्लाइंडली लग जाएगा. 194I लगने के लिए भी आपका जो पूरे साल का रेंट है वो 1,80,000 से ज्यादा होना चाहिए. ठीक है. सेकंड वाले केस में कौन सा सेक्शन लगेगा, 194I या IB? I. और यहाँ पे दोबारा रेंट के लिए जो आपको थ्रेशोल्ड देखना है वो कितना है, 1,80,000 पर एनम. और लास्ट वाले केस में कौन सा लगेगा, IB. और IB तभी लगेगा अगर आपका जो रेंट है वो कितना है, 50,000 पर मंथ से ज्यादा. एक और चीज, 194I लगा तो TDS साल में एक बार नहीं कटेगा, TDS हर रेंट पेमेंट पे कटेगा, हर पेमेंट पे रेगुलरली. और 194IB में TDS एक बार कटता है, बार बार नहीं कटता. नोटिंग कंप्लीट करते हैं, फुल कर दो स्क्रीन. TDS deductible under section 194I at 10% on regular basis irrespective of the fact whether audit is required for the preceding financial year or not. Whether audit is required for the preceding financial year or not. Provided rent exceeds the threshold limit of 1,80,000 rupees, 1,80,000 per annum. TDS deductible under section 194I at 10% on regular basis, irrespective of the fact whether audit is required for the preceding financial year or not.
provided rent exceeds the threshold limit of rupees 1,80,000 per month. Because अगर आपका रेंट थ्रेशोल्ड के अंदर अंदर है तो आपका टीडीएस नहीं कटेगा. यहां पे TDS deductible under section 194I at 10% on regular basis. On regular basis provided रेंट एक्सीड्स. अच्छा, रेगुलर बेसिस का क्या मतलब है? जब जब रेंट अक्रू होगा या पे होगा उस टाइम पे आपको टीडीएस काटना पड़ेगा. प्रोवाइडेड रेंट एक्सीड्स द थ्रेशोल्ड लिमिट ऑफ रुपीज 1,80,000 पर एनम. एंड लास्ट वाले में TDS deductible under section 194IB at 5% once in a year, provided the rent amount exceeds rupees 50,000 per month. Provided the rent amount exceeds rupees 50,000 per month. साल में एक बार कटेगा, 5% पे कटेगा, 194IB में कटेगा. और कब कटेगा? जब आपका रेंट अमाउंट कितना है? 50,000 से ज्यादा. पेज नंबर 11.8 पे अगर आप पैन फर्निश नहीं करते क्या कॉन्सिक्वेंसेज है वो भी वहां पे लिखे हुए हैं. और जो नीचे आपने क्वेश्चन किया है उसी में वो वाला पॉइंट भी इनकॉर्पोरेटेड है. आप उसे भी ट्राई कर सकते हैं. जिनकी नोटिंग कंप्लीट हो जाए पेज नंबर 11.8 पे नीचे अगर आपके पास लिखा हुआ है अगर आपने पैन फर्निश नहीं किया तो टीडीएस किस रेट पे कटेगा उस पे कुछ नोट लिखा हुआ है. और साथ के साथ उसी वाले पॉइंट को प्रैक्टिकल क्वेश्चन में भी इनकॉर्पोरेट किया हुआ है. पढ़िए उसे. अच्छा, एक और चीज, अगर प्लांट एंड मशीनरी गई है रेंट पे तो टीडीएस रेट 194I में 10% नहीं है. कितना है? 2%. लिखना चाहो तो ऐड कर सकते हो. फुल रहने दो स्क्रीन प्लीज ताकि नोटिंग प्रॉपरली हो जाए. इन दोनों के साथ लिख सकते हो रेट ऑफ 2% in case of payment of rent for plant and machinery. 194I के लिए वाला पॉइंट आप लिख सकते हैं. रेट ऑफ 2% इन केस ऑफ पेमेंट ऑफ रेंट फॉर प्लांट एंड मशीनरी. प्लांट एंड मशीनरी के लिए अगर आप रेंट पे करेंगे तो वहां पे रेट ऑफ टीडीएस 10% नहीं है, 2% है. दिस इज 194I ओनली. एक बार सेक्शन दोबारा पढ़ेंगे पेज नंबर 8 पे. उसका लास्ट पॉइंट भी पढ़ेंगे. सेक्शन एक बार दोबारा देखते हैं, लास्ट पॉइंट देखते हैं, फिर इसे रैप अप करते हैं. एंड मार्क दिस अमेंडमेंट एज इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम्स. ये अमेंडमेंट इंपॉर्टेंट है फ्रॉम एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव. पेज नंबर 11.8 के साथ आप लिख भी सकते हैं. नोटिंग कंप्लीट हो गई आप लोगों की? ठीक है, वापस लाओ फ्रेम में. दोबारा एक बार सेक्शन देख लो. सेक्शन लगेगा इंडिविजुअल एचयूएफ को पिछले साल ऑडिट नहीं कराना तब. रेंट 50,000 पर मंथ से ज्यादा होना चाहिए. टीडीएस बार बार नहीं कटेगा, साल में एक बार कटेगा. डिडक्टर को टैन लेने की जरूरत नहीं है. एक अलग से फॉर्म दे दिया जाएगा, सिंप्लीफाइड फॉर्मेट, आप उसमें काम कर सकते हैं. एक और चीज,
टीडीएस क्या रेट पे रहेगा? 5% पे रहेगा, साल में एक बार कटेगा। साल में एक बार कैसे? अगर आप साल के एंड तक प्रॉपर्टी आपने ऑक्यूपाई की हुई थी तो आप मार्च का रेंट जब अक्रू करोगे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में या पे करोगे, विच एवर इज अर्लियर, उस टाइम पे टीडीएस काटोगे। अगर आपने प्रॉपर्टी साल खत्म होने से पहले बीच में छोड़ दी थी तो जो आखिरी महीना था ऑक्यूपेंसी का, उसका जब आप रेंट पे करोगे, आप रेंट पे करोगे या बुक्स ऑफ अकाउंट्स में अक्रू करोगे, उस टाइम पे आप उसका टीडीएस काटोगे। एक आपने सेक्शन पढ़ा हुआ है एंड वो सेक्शन आपने पढ़ा हुआ है कि अगर 206AA कि अगर डिडक्टी अपना पैन फर्निश ना करे, मेरा टीडीएस कट के आना है और मैं अपना परमानेंट अकाउंट नंबर नहीं देता, तो सेक्शन 206AA आपने पढ़ा हुआ है, वो कहता है टीडीएस किस पे कटेगा? जितना सेक्शन में रेट लिखी है वो, या 20%, विच एवर इज हायर। ये आपकी बुक में है पेज नंबर 11.11 पे, पेज नंबर 11.11 पे ये वाला सेक्शन है, requirement to furnish permanent account number, section 206AA, important, any person entitled to receive any sum or amount or income on which tax is deductible under the Income Tax Act is required to furnish his permanent account number. If the deductive fails to furnish his permanent account number, तो आपका टीडीएस किस रेट पे कटेगा? जितना सेक्शन में लिखा हुआ है वो, या 20%, विच एवर इज हायर। जैसे आपको पता है कुछ सेक्शन है 194B और 194BB जहां पे रेट ऑफ टीडीएस कितना है? 30%, तो वहां पे तब भी कितना कटेगा? 30। लेकिन अगर किसी सेक्शन में 1 है, 2 है, 5 है, 10 है, वहां पे अब कितना कटेगा? 20। अब इस वाले पॉइंट को सेक्शन 194B में IB में कैसे इनकॉर्पोरेट किया वो देखो। सेक्शन 194 IB में भी यही कहा कि हम 20% पे टीडीएस काटेंगे। इफ द पर्सन रिसीविंग रेंट does not furnish his permanent account number, then TDS is deductible at the rate of 20%, subject to the maximum limit of amount of rent payable for the month of March or last month of tenancy as the case may be. अगर ये वाला सिचुएशन है 194 IB और आपका जो लैंडलॉर्ड है वो अपना आपको परमानेंट अकाउंट नंबर फर्निश नहीं करता, आप टीडीएस तब 20% पे ही काटेंगे, रेगुलरली नहीं, एक ही बार काटेंगे। लेकिन उसके ऊपर एक मैक्सिमम लिमिट है। मैक्सिमम लिमिट क्या है? आखिरी महीने का जितना रेंट बनता है आपका, मैक्सिमम उतना टीडीएस काट सकते हो। आप एक चीज सोचो, आपने पूरे साल प्रॉपर्टी को आपने ऑक्यूपाई किया हुआ था, आपने अप्रैल टू फेब तक का रेंट पे कर दिया है, जा चुका है लैंडलॉर्ड के पास, विदाउट टीडीएस जा चुका है। मार्च का रेंट आप पे कर रहे थे, आपने कहा चलो यार अपना परमानेंट अकाउंट नंबर दे दो, मैं टीडीएस काट देता हूं ताकि मेरी तरफ से कोई डिफॉल्ट ना हो इनकम टैक्स एक्ट में। अगर वो सामने वाला पर्सन अपना परमानेंट अकाउंट नंबर नहीं देता और आप कहते हो कि 20% इनटू, एक काम करते हैं 12 कर देते हैं। 12 क्यों? बिकॉज आप जो टीडीएस काटोगे तो पूरे 12 महीने का काटोगे एंड में। अगर ये 5% इनटू 12 होता तो कोई इश्यू ही नहीं था, बिकॉज ये कितना आता? 60%। तो आप जितना रेंट पे कर रहे हो उसका 60% आप रोक सकते थे। लेकिन अगर आप ये 20% इनटू 12 करोगे, ये तो कितना आ जाएगा? 240%। पॉसिबल ही नहीं है। आप सोच के देखो कि मानो आपने किसी से प्रॉपर्टी रेंट पे ली हुई है, 1 लाख रुपए का आपका पर मंथ का रेंट है, आप 11 लाख रुपए ऑलरेडी उस पर्सन को दे चुके हो, आप लास्ट मंथ का रेंट देने जा रहे थे, लास्ट मंथ का आपका रेंट बनता है 1 लाख। 1 लाख में से आपने कहा कि चलो एक काम करते हैं, टीडीएस काटते हैं, हर महीने का काटेंगे, एक साथ एडजस्ट करेंगे। 1 लाख इंटू 5% इंटू 12 मंथ्स कितना आएगा बताओगे? बता दो। 1 लाख माइनस, पहले बता दो टीडीएस कितना बन रहा है? टीडीएस बन रहा है 60,000। तो आप 1 लाख का रेंट में से 60,000 का टीडीएस काट लोगे, सामने वाली पार्टी को कितना हैंड ओवर कर दोगे? 40,000। कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर आपका लैंडलॉर्ड आपको परमानेंट अकाउंट नंबर फर्निश नहीं करता, फिर आप कहोगे 1 लाख इंटू 20% इंटू 12 मंथ्स, ये मेरे हिसाब से आपका आएगा 2,40,000। और लास्ट महीने का रेंट ही जब 1 लाख है तो आप मैक्सिमम कितना टीडीएस काट सकते हो? 1 लाख काट सकते हो। तो जहां पे आपके लैंडलॉर्ड ने आपको पैन फर्निश नहीं किया, आप टीडीएस 20% पे काटेंगे, लेकिन अमाउंट के टर्म्स में एक मैक्सिमम लिमिट है कि वो मैक्सिमम लिमिट कितनी है? आखिरी महीने का रेंट। अगर आपने प्रॉपर्टी को साल के एंड तक ऑक्यूपाई किया तो मार्च का रेंट उठाएंगे, अगर आपने साल के एंड तक ऑक्यूपाई नहीं किया तो जो लास्ट मंथ ऑफ टेनेंसी है उसका रेंट उठाएंगे। पेज नंबर 11.8 के साथ ही जहां पे पढ़ रहे थे उसी वाले में जो आप नीचे क्वेश्चन दिख रहे थे, उसी में ये वाला पॉइंट भी इनकॉर्पोरेटेड है। What would be your answer? What would be your answer if Mr. Y does not provide his PAN to Mr. X? आप
55,000 का रेंट पे कर रहे थे, आपका 55,000 का रेंट है, और क्वेश्चन में लिखा है व्हाट वुड बी योर आंसर इफ मिस्टर वाई डज नॉट प्रोवाइड हिज पैन टू मिस्टर एक्स। अगर आपको परमानेंट अकाउंट नंबर नहीं मिलता और आपने साल के एंड तक प्रॉपर्टी को ऑक्यूपाई किया है, तो आप कहते हैं 55,000 इंटू 20% इंटू 10 मंथ्स, कितना आएगा ये आएगा 1,10,000। लेकिन आपके आखिरी महीने का रेंट है कितना, 55, तो आप कितना टीडीएस काट सकते हो, 55,000। दोबारा आप एक चीज देखो, अच्छा पहली चीज, ये 10 मंथ्स क्यों लिए, बिकॉज प्रॉपर्टी आपने कब से ऑक्यूपाई की हुई है, जून से ऑक्यूपाई की हुई है, स्टार्टिंग से नहीं। तो 55,000 इंटू 20% इंटू 10 मंथ्स, आपका टीडीएस बैठेगा 1,10,000, और आपका आखिरी महीने का रेंट है कितना, 55, तो आप 55 तक का टीडीएस काट सकते हैं। और इसी के अगर सेकंड पार्ट में मैं ये वाला लॉ लगाना चाहूं, अगर आपने प्रॉपर्टी दिसंबर 2017 को छोड़ दी हो, तो आपका टीडीएस कितना बैठेगा, आप कहोगे 55,000 इंटू 20% इंटू 7 मंथ्स, और आपका रेंट कितना आता है, आपका टीडीएस कितना आता है 77, बट आपके आखिरी महीने का रेंट कितना है 55। तो आपको टीडीएस इन शॉर्ट 20% पे काटना है अगर आपको पैन ना मिले, लेकिन आपके ऊपर अमाउंट में एक मैक्सिमम लिमिट है, वो कितनी है, जितना आखिरी महीने का रेंट है। एक बार इस पूरे सेक्शन को पढ़ो, क्वेश्चन को पढ़ो, और फिर ये फिनिश हो चुका है मेरे एंड से। पूरा पेज 11.8 आप पढ़ रहे हो, मेरी तरफ से फिनिश है। फुल कर दो स्क्रीन प्लीज। नेक्स्ट जो दो चीजें मेरे पास हैं, या आप चुप हो जाओ प्लीज, चुप। जो नेक्स्ट दो चीजें मेरे पास हैं, उनमें ज्यादा कुछ खास इंपॉर्टेंट पोर्शन नहीं है, बट चेंज तो है। आपको याद होगा, आपको क्लास में जब टीडीएस प्रोसीजर्स बताया था, तो आपको पूरे टाइमलाइंस के साथ बताया था। होता क्या, डिडक्टर डिडक्टी को पैसे देता है और उस टाइम पे टीडीएस काटता है। डिडक्टर डिडक्टी को पेमेंट करता है, या बुक्स ऑफ अकाउंट्स में खर्चे को रिकॉग्नाइज किया जाता है, उस टाइम पे टीडीएस काटा जाता है, डिपेंडिंग अपॉन सेक्शन क्या कहता है। डिडक्टर इस टीडीएस का क्या करेगा, गवर्नमेंट को जमा कराएगा। गवर्नमेंट को डिडक्टर ये वाला जो टीडीएस है वो जमा कराएगा, और ये टीडीएस जमा कराएगा ऑन विच बेसिस, मंथली बेसिस। कब जमा होता है आपको पता है, अगले महीने की 7वीं तारीख तक। लेकिन आपको जो आपका मार्च का टीडीएस होता है, उसके लिए आपको टाइम ज्यादा अलाउ कर दिया जाता है। इसके बाद डिडक्टर गवर्नमेंट के साथ क्या फर्निश करता है, टीडीएस रिटर्न्स। और ये टीडीएस रिटर्न्स कब फर्निश होती हैं, ये फर्निश होती है क्वार्टरली बेसिस पे। अप्रैल टू जून का जो आपके पास क्वार्टर होता है, उसकी रिटर्न कब तक जाती है, 31 जुलाई। जुलाई टू सितंबर का क्वार्टर होता है, उसकी टीडीएस रिटर्न कब जाती है, 31 अक्टूबर। अक्टूबर टू दिसंबर वाले क्वार्टर की आपकी टीडीएस रिटर्न कब तक जाती है, जनवरी 31। और लास्ट क्वार्टर की टीडीएस रिटर्न के लिए आपके पास थोड़ा सा टाइम एक्स्ट्रा है, उसकी रिटर्न कब तक जाती है, 31 मई। ये सब आपको पढ़ाया हुआ है। पेज नंबर 11.11 पे आना प्लीज, पेज नंबर 11.11, पेज नंबर 11.11, फाइलिंग ऑफ टीडीएस रिटर्न्स ऑन क्वार्टरली बेसिस। तो अभी जो मैंने आपको टाइमलाइंस बताई, ये वही टाइमलाइन है। पहले क्वार्टर की टीडीएस रिटर्न गवर्नमेंट के पास कब तक जानी चाहिए, 31 जुलाई। सेकंड क्वार्टर की टीडीएस रिटर्न कब तक जानी चाहिए, अक्टूबर 31। थर्ड क्वार्टर की जनवरी 31। लास्ट क्वार्टर के लिए एक महीना एक्स्ट्रा, क्योंकि वहां पे टीडीएस की पेमेंट भी थोड़ी सी लेट होती है, मई 31। और आपका जो टीडीएस सर्टिफिकेट है, आपको याद होगा टीडीएस सर्टिफिकेट सैलरी पेमेंट के लिए इश्यू होता है फॉर्म 16 में, और नॉन सैलरी पेमेंट के लिए आपका टीडीएस सर्टिफिकेट इश्यू होता है फॉर्म 16A में। ये पढ़ा हुआ है आपने। टीडीएस सर्टिफिकेट कौन किसको इश्यू करता है, डिडक्टर इश्यू करता है, किसको, डिडक्टी को। डिडक्टर इश्यू करता है टीडीएस सर्टिफिकेट डिडक्टी को। अगर नॉन सैलरी पेमेंट है तो फॉर्म 16A इश्यू होता है क्वार्टरली बेसिस पे। अगर सैलरी पेमेंट है तो फॉर्म 16 इश्यू होता है साल में एक बार। ये जो डेट्स थी ना, इनको रिसेंटली बढ़ाया गया था। पहले 15 जुलाई, 15 अक्टूबर, 15 जनवरी, इस तरह से थी। इनको थोड़ा सा आगे एक्सटेंड किया था, जिससे ऑटोमेटिकली फॉर्म 16A की डेट्स अपने आप एक्सटेंड हो गई थी। बिकॉज टीडीएस सर्टिफिकेट इश्यू होता है टीडीएस रिटर्न फाइल करने के 15 दिन के अंदर अंदर, ऑटोमेटिकली अपने आप इंक्रीज हो गई थी। जो आपका फर्स्ट क्वार्टर का टीडीएस सर्टिफिकेट है वो अगस्त 15 तक आना चाहिए। अक्टूबर 31 का जो ये सेकंड क्वार्टर है, अक्टूबर 31 से 15 दिन गिनेंगे 15 नवंबर, जनवरी 31 से 15 दिन गिनेंगे तो आपका 15 फेब, और मई 31 से गिनेंगे तो 15 जून।
लेकिन सैलरी के लिए ना जो आपकी बुक है पुरानी वाली, यहाँ पे 31 मई ही लिखा हुआ था। सैलरी के लिए गवर्नमेंट ने चेंज नहीं किया था, और मैंने क्लास के डिस्कशन के दौरान भी बोला था कि यहाँ पे टाइम लिमिट बढ़ने की एक्सपेक्टेशन है, क्योंकि अगर आप एम्प्लॉयर से मई 31 को उससे लास्ट क्वार्टर की रिटर्न लोगे तो आप उससे नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि 31 मई को ही वो आपको टीडीएस सर्टिफिकेट इशू कर दे। इवन इस वाले पॉइंट पे क्लास में बहुत डिस्कशन हुआ भी था कि लॉ में चेंज आया नहीं है, जब टाइम आएगा तो चेंज आएगा, लेकिन यहाँ पे चेंज आ चुका है। अब इससे भी 15 जून कर दिया, मैंने क्लास में भी बता दिया था, लेकिन आपकी बुक में जो पुरानी बुक है उसमें अभी भी कुछ जगहों पे लिखा हुआ है मई 31, तो जो मई 31 है वो क्या हो जाएगा, जून 15। मतलब लास्ट क्वार्टर की रिटर्न जब गवर्नमेंट को रिसीव हो जाएगी उसके 15 दिन के अंदर अंदर एम्प्लॉयर को इशू करना है फॉर्म 16। पहले यहाँ 31 में था, वो थोड़ा सा प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल हो पा रहा था, बिकॉज अब 31 मई तक मेरी टीडीएस रिटर्न सबमिट होनी है, तो मैं टीडीएस सर्टिफिकेट कैसे डिडक्टी को इशू कर दूं। जब तक मेरी रिटर्न सबमिट नहीं होगी मैं डिडक्टी को टीडीएस सर्टिफिकेट इशू नहीं कर सकता। तो 31 मई के बाद जैसे यहां पे आपको 15 दिन का टाइम दिया है, तो यहां पे भी आपको 15 दिन का टाइम दिया गया है। तो फॉर्म 16 इशू करने की जो ड्यू डेट है वो क्या है, वो ड्यू डेट अब जून 15 रहेगी नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर की, ताकि एम्प्लॉयर अपने लास्ट क्वार्टर की रिटर्न भर दे, उसके बाद भी उसके पास कितना टाइम अवेलेबल हो, 15 दिन का टाइम अवेलेबल हो। लिखो जो आपने चेंजेस की लिस्ट बनाई हुई है उस पर लिखो, बट ये इंपॉर्टेंट नहीं है। आपके जो इंपॉर्टेंट टीडीएस में अमेंडमेंट है वो सेक्शन 194 IB है। चेंज 3, टाइम लिमिट for issue of form 16 TDS certificate by employer to employee TDS certificate issued by employer to employee has been extended to 15th June of next financial year। एक बार लिखना मत, मेरी बात सुनना। ये ऐसे चेंजेस कैसे आपके अमेंडमेंट्स बन जाती हैं, सुनो। आपका जो पुराना अटेम्प्ट था वो नवंबर 17 था। नवंबर 17 में अमेंडमेंट कब तक की आ गई थी, 30 अप्रैल तक की अमेंडमेंट आ गई थी। और ये जो आपका मई 18 है इसमें अमेंडमेंट कब तक की आएगी, 31 अक्टूबर। अब हुआ क्या, एम्प्लॉयर्स ने 31 मई 30 अप्रैल के बाद था, 31 मई को अपनी क्वार्टर 4 की रिटर्न भरी, टीडीएस रिटर्न, और उन्होंने गवर्नमेंट को कहा आप हमसे कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि हम हाथों हाथ टीडीएस सर्टिफिकेट इशू करें, आप इस टाइम पीरियड को क्या कर दो, एक्सटेंड कर दो। तो गवर्नमेंट ने मई के आसपास जाके इस टाइम पीरियड को एक्सटेंड किया था, इसीलिए दिस पॉइंट वाज नॉट एप्लीकेबल फॉर नवंबर 17 एग्जाम, बट इट बिकम्स एप्लीकेबल फॉर मई 18 बिकॉज दिस क्लैरिफिकेशन वाज इशूड इन मई 17 में क्लैरिफिकेशन आया था, और नवंबर 17 में 30 अप्रैल तक की अमेंडमेंट्स एप्लीकेबल थी। मैं इंपॉर्टेंट नहीं मान रहा इसको, इंपॉर्टेंट आपका चेंज नंबर 2 है। इंपॉर्टेंट चेंज नंबर 2 है। इसके बाद एक और छोटी सी अमेंडमेंट है, उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा सेक्शन 197A, फॉर्म 15G, फॉर्म 15H, सेल्फ डिक्लेरेशन। आई डोंट थिंक ये एग्जाम के लायक है, बट अमेंडमेंट है, आई एम डिस्कसिंग इट जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट। पेज नंबर 11.10 सबसे नीचे वहां पे आपको मिलेगा सेक्शन 197A, सेक्शन 197A 11.10 फुल कर दो स्क्रीन।
वापस लाओ। ये 15G 15H क्या होता है? 15G 15H सेल्फ डिक्लेरेशन होती है। अगर आपकी इनकम एक पर्टिकुलर लिमिट के अंदर अंदर है और आपका टैक्स कुछ बन नहीं रहा, तो आप बैंक्स को या बाकी लोगों को एक सेल्फ डिक्लेरेशन दे सकते हो कि प्लीज मेरा टीडीएस मत काटो। ये बैंक्स में भी लिखा होता है काउंटर पे, प्लीज सबमिट फॉर्म 15G 15H फॉर नॉन डिडक्शन ऑफ टीडीएस, क्लियरली लिखा होता है ये वाली चीजें। इसमें अमेंडमेंट क्या है? पहले आप क्या कर सकते थे, ये डिक्लेरेशन जो थे इन सेक्शंस के लिए दे सकते थे। इन सेक्शंस के लिए, इन सेक्शन में क्या क्या करेगा? देखो यहां से बोला जाता है कि इसका स्पिरिट क्या है। अगर आपकी एज ज्यादा हो रही है, आपकी कुछ एक्टिव इनकम नहीं आ रही है, ये सारे मोर और लेस पैसिव इनकम के सोर्सेज हैं, ये रिसीव हो गए, तो अगर आपकी इनकम थ्रेशोल्ड लिमिट के अंदर अंदर है, आपका टैक्स 0 है, तो मैं आपसे टीडीएस नहीं कटवाऊंगा, बिकॉज अल्टीमेटली वो टीडीएस काटने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा? रिफंड करना पड़ेगा। तो इस सेक्शन में पहले 192A कवर था कि 192A में आप 197A में डिक्लेरेशन दे सकते हो। 15G में 192A में क्या आता था? पीएफ से पेमेंट रिसीव होती है वो। 193 इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज। 194 क्या आता है? डिविडेंड। 194A इज इंटरेस्ट अदर देन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज। 194DA लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी की मैच्योरिटी होती है, वो 194DA में आती है। एंड 194I इज रेंट पेमेंट। ये सब यहां पे लिखा हुआ था कि कल को आपको इन नेचर की पेमेंट रिसीव होती है, आपकी पेमेंट थ्रेशोल्ड लिमिट के अंदर अंदर है और आपकी टैक्स लाइबिलिटी निल है, तो आप 15G में डिक्लेरेशन दे दीजिए, आपका टीडीएस नहीं कटेगा। अब इस सेक्शन के स्कोप को एक्सपैंड करके इसमें 194D भी इंक्लूड कर लिया गया है। 194D में क्या कवर होता है? इंश्योरेंस कमीशन। बट ऑनेस्टली आई डोंट थिंक दिस इज मतलब एग्जाम में आने लायक चीज है ये। आई एम ब्रिंगिंग इट जस्ट फॉर योर नॉलेज। 194D मैं इसका लिखवा भी नहीं का चेंज फॉर करके, जो मेरे लिए रेलेवेंट चीजें थी वो मैंने लिखवा दी है, ये सिर्फ और सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए। टीडीएस का टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। मेन याद क्या रखना है? 194J में 10% की जगह 2% अगर पेमेंट किसको होती है? कॉल सेंटर्स को। एक पूरा नया सेक्शन आया 194IB, और फॉर्म 16 इश्यू करने के लिए जो आपका टाइम लिमिट है उससे एक्सटेंड कर दिया गया है। कब तक एक्सटेंड कर दिया गया? 15 जून। डिविडेंड जल्दी से कुछ चीजें बता दो। डीडीटी कौन सी कंपनीज पे लगता है? डोमेस्टिक कंपनी या फॉरेन कंपनी? डोमेस्टिक कंपनी। डोमेस्टिक कंपनीज पे जो डीडीटी लगता है कौन से सेक्शन में लगता है? 115O। अगर डोमेस्टिक कंपनी से डिविडेंड रिसीव होता है एक शेयर होल्डर को, तो शेयर होल्डर के हाथ में वो डिविडेंड एग्जेम्प्ट होता है या टैक्सेबल होता है? एग्जेम्प्ट होता है अंडर सेक्शन 1034। लेकिन आपने एक सेक्शन पढ़ा था मेन बैच में, जब मैंने कहा था वो लेटेस्ट अमेंडमेंट है, और वो था 115 BBDA। 115 BBDA क्या कहता था कि अगर आप रेजिडेंट इंडिविजुअल हो, रेजिडेंट HUF हो या रेजिडेंट पार्टनरशिप फॉर्म हो, और डोमेस्टिक कंपनी से आपका एग्रीगेट डिविडेंड जो है वो 10 लाख से ज्यादा है, तो जितना ज्यादा है उस पे आपको फ्लैट टैक्स देना पड़ेगा। कितने का? 10% का। अंडर विच सेक्शन? 115 BBDA। क्लास में इसको बहुत डिटेल में डिस्कस किया था और आपको बोला भी था कि लेटेस्ट अमेंडमेंट है, एग्जाम के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है, और नवंबर 17 का जो पेपर है जिसका रिजल्ट आज आने वाला है उसमें ये वाला पॉइंट आया था, लेकिन डायरेक्टली नहीं आया था, हिडन तरीके से आया था। कैसे? ये जो पहला क्वेश्चन है इसमें आप इधर देखना, ये P&L अकाउंट बना हुआ है और यहां पे देखना क्या था? डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनीज। डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनीज कितना अमाउंट है? 12 लाख। आपको पीजीबीपी से कितना हटाना पड़ेगा? 12 लाख। अदर सोर्सेज में कितना ऐड होगा? 2 लाख। आपको यहां से पीजीबीपी से हटाना पड़ेगा 12 लाख। अदर सोर्सेज में 12 लाख नहीं ऐड होगा, अदर सोर्सेज में 2 लाख टैक्स होगा, बिकॉज 10 लाख की तो आपके पास एग्जेम्पशन है। कौन से सेक्शन में? 1034। और जब आप टैक्स निकालोगे तो 2 लाख पे स्लैब मत लगा देना, 2 लाख पे फ्लैट टैक्स आएगा। कितना परसेंटेज का? 10%। अंडर विच सेक्शन? 115 BBDA। तो ये वाली एडजस्टमेंट एग्जाम में चेक हुई थी, नॉट डायरेक्टली बट इनडायरेक्टली। पहली बात, अगर आपने 12 लाख इनकम में दिखाया है, आपकी इनकम गलत है। अगर आपने 2 लाख दिखाया लेकिन 2 लाख पे आपने स्लैब लगा दिया, वो भी गलत है। 2 लाख पे क्या लगना था? 10%। जब ये वाला टॉपिक क्लास में डिस्कस हुआ था उसी टाइम पे मैंने कहा था कि नया लॉ है तो इनिशियली कम लोगों पे लगाया जाएगा, और अगर सक्सेसफुल हुआ तो धीरे धीरे ज्यादा लोगों पे इसके एक्सटेंट को खींच दिया जाएगा। आपने जो पढ़ा हुआ है
आपने पढ़ा हुआ है सेक्शन 115 BBDA अप्लाइज टू रेजिडेंट इंडिविजुअल, रेजिडेंट HUF एंड रेजिडेंट पार्टनरशिप फर्म। आपने बस इतना पढ़ा है। अब मेरे पास चेंज क्या है, लैंग्वेज ऊपर पढ़ना, आपको अपने आप समझ आ जाएगा। सेक्शन 115 BBDA applies to all assessees except companies, certain funds, trust, institution, etc. if all the following conditions are satisfied. First, the assessee is resident in India, and number two, the assessee has received dividend exceeding rupees 10 lakh from domestic companies. ये आपको पहले ही बोला था कि ये वाला सेक्शन नॉन रेजिडेंट पे तो लगाएंगे ही नहीं, क्योंकि नॉन रेजिडेंट पे अगर लगा दिया, नॉन रेजिडेंट अगर नाराज हो गए और उन्होंने पैसा इंडिया में नहीं लगाया, जो मार्केट में इंडिया के बाहर से पैसा आता है वो कम हो जाएगा। और आपको पता है स्टॉक मार्केट में अगर बाहर वाले लोग पैसा अपना निकाल ले तो हमारा स्टॉक मार्केट डाउन होता है। हम चाहते हैं बाहर वाले लोग हमारे स्टॉक मार्केट में जितना पैसा लगाएं उतना बेटर है, बिकॉज उससे इंडिया का स्टॉक मार्केट स्ट्रांग होता है। अब जब इनिशियली ये लॉ इंट्रोड्यूस किया था तो ये लॉ इंट्रोड्यूस किया था खाली 3 लोगों के लिए, रेजिडेंट इंडिविजुअल, रेजिडेंट HUF एंड रेजिडेंट पार्टनरशिप फर्म। आज के डेट में इस सेक्शन में हर रेजिडेंट असेसी को इंक्लूड कर लिया गया है, लेकिन जिन असेसीज के लिए कुछ स्पेशल स्टेटस है, जैसे ये सर्टेन फंड्स, ट्रस्ट, इंस्टीट्यूशन, इनके लिए तो आपने पढ़ा भी होता है कि चैरिटेबल ट्रस्ट और ये फंड्स होते हैं, इन पे टैक्स लगता नहीं है, इनकी इनकम एग्जेम्प्ट होती है, तो इन पे तो ये वाला लॉ लगाया नहीं। और कंपनीज पे भी नहीं लगाया, बिकॉज कंपनीज से ऑलरेडी आप बहुत हैवी टैक्स लेते हो, और होल्डिंग सब्सिडरी कंपनीज आपस में, जो होल्डिंग कंपनी होती है वो सब्सिडरी से बहुत मोटा डिविडेंड उठाती है, तो उन चीजों को बार बार टैक्स ना किया जाए, इसीलिए कंपनीज को भी इससे बाहर रखा। नेट इंपैक्ट क्या है, जैसे AOP है, BOI है, आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन है, ये लोग पहले इस सेक्शन के स्कोप में कवर नहीं थे, अब ये वाले लोग भी इस सेक्शन के स्कोप में कवर हो चुके हैं। पहले सिर्फ 3 लोग थे, कौन, रेजिडेंट इंडिविजुअल, रेजिडेंट HUF एंड रेजिडेंट पार्टनरशिप फर्म। आज की डेट में एनी रेजिडेंट असेसी एक्सेप्ट कंपनीज, सर्टेन फंड्स, ट्रस्ट एंड इंस्टीट्यूशन। तो इसको लिखो और फिर आज की क्लास को रैप अप करते हैं। चेंज 3 नहीं, चैप्टर 3 टैक्सेशन ऑफ डिविडेंड्स। चैप्टर 3 टैक्सेशन ऑफ dividends। सेक्शन 115 BBDA, डिविडेंड, एग्रीगेट डिविडेंड, received from domestic companies, aggregate dividend received from domestic companies in excess of rupees 10 lakhs shall be taxable at a flat rate of 10%. Surcharge plus cesses extra if applicable। आपको पता है सेसेस तो हर केस में लगते हैं, और सरचार्ज आपको पता है किस असेसी पे किस केस में लगता है। एग्रीगेट डिविडेंड रिसीव फ्रॉम डोमेस्टिक कंपनीज in excess of rupees 10 lakh shall be taxable at a flat rate of 10%, surcharge plus cesses extra if applicable। अब चेंज क्या है, ओल्ड लॉ वर्सेस न्यू लॉ। स्क्रीन फुल कर दो, कैप्चर कर दो, ओल्ड लॉ वर्सेस न्यू लॉ। ओल्ड लॉ में क्या था, सेक्शन 115 BBDA इज एप्लीकेबल ओनली इन केस ऑफ रेजिडेंट इंडिविजुअल, रेजिडेंट HUF एंड रेजिडेंट पार्टनरशिप फर्म।
in case of any other SSC, in case of any other SSC, entire dividend received, entire dividend received from domestic companies is exempt. In the hands of shareholder. In the hands of shareholder. Under section 1034. In case of any other SSC, entire dividend received from domestic companies is exempt in the hands of shareholder under section 1034. पहले 115 BBDA खाली 3 लोगों पे लगता था, रेजिडेंट इंडिविजुअल, रेजिडेंट HUF एंड रेजिडेंट पार्टनरशिप फर्म. बाकी सबके केस में पूरा 10 लाख तक, 10 लाख से चाहे ज्यादा हो चाहे 10 लाख से कम हो, पूरा डिविडेंड एग्जेम्प्ट है. और अब क्या होगा? व्हाट इज द न्यू लॉ? Scope of section 115 BBDA has been expanded. Scope of section 115 BBDA has been expanded. It now applies. Full कर दो screen. To all resident assessees. It now applies to all resident assessees except companies, charitable trust, and other notified funds and other notified funds and institutions. Other notified funds and institutions. ये आपका चेंज है. आपकी जो बुक्स हैं इनकम टैक्स वॉल्यूम 1 में जो भी अमेंडमेंट्स थी, गिफ्ट वाले चैप्टर को छोड़ के सब कवर हो गया है. Subscribe our channel for more videos and press the bell icon for getting the latest updates.